नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, मित्र वो है जो सुख में न केवल आए और साथ साथ दुख में भी आपके साथ हमेशा खड़ा हो। आज हम ऐसे ही मैत्री संबंध की बात करेंगे जो न केवल सुख में साथ है और दुख में तो हमेशा सामने खड़ा रहा है, साथ खड़ा रहा है, हिम्मत दिया है जिसने। उस संबंध की हम बात करेंगे, भारत नेपाल मैत्री संबंध की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, भारत नेपाल का जो संबंध रहा है, किस तरह का संबंध रहा है। कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है, उस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत और नेपाल का जो संबंध है वह सिर्फ दिखावे का संबंध नहीं है। उसको हम लोग, जैसे आपने कहा कि रोटी बेटी का संबंध, तो यह रोटी बेटी का संबंध कैसा होता है, कितनी प्रगाढ़ता होती है इसमें रोटी बेटी के संबंध में, यह भारत और नेपाल के लोग इसको बेहतर ढंग से जानते हैं और समझते हैं। और इसमें जितने आप विस्तार से जाइएगा, इसको बेहतर ढंग से रोटी बेटी का संबंध जैसे ही हम कहते हैं तो वह एक दूसरे से इतना जुड़ाव हो जाता है कि कोई आदमी अपनी बेटी को इसी तरह नहीं देता है, बेटा कोई आदमी इसी तरह नहीं देता है। जहाँ पर बेटा और बेटी का संबंध की बात आती है, उसमें प्रगाढ़ता बहुत ज़्यादा, बहुत मजबूती के साथ ऐसा होता है कि वो गांठ कभी भी आप तोड़िएगा तो टूटने वाला नहीं है। वो है बेटी रोटी का संबंध। और तो बेटी रोटी का संबंध में जब शादी विवाह होता है, बेटी रोटी अगर हिंदुस्तान से देखिए तो जो नेपाल में शादी होती है, नेपाल के लोग हिंदुस्तान में शादी करते हैं, तो यह जब शादी का सिलसिला चलता है तो दो परिवारों का मिलन होता है। तो दो परिवार जब मिलते हैं तो वो फिर ऐसा मिलन, आत्मीय मिलन होता है कि वह फिर जब तक समाप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो चलता रहता है। और उसके बाद फिर दूसरे कालखंड, तीसरा, वह रेगुलर एक साइक्लिक वे में चलता रहता है वो। तो यह जो रोटी बेटी का संबंध है वह नेपाल के साथ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के साथ नेपाल का, वो लंबे समय से चलता आ रहा है और बहुत ही बेहतर ढंग से चला आ रहा है। हर सुख दुख में जो है सो नेपाल साथ में खड़ा रहता है, भारत साथ में खड़ा रहता है। और यह कई एग्जाम्पल हाल के दिनों में आप देखिए, जैसे कोरोना कालखंड आया, कोरोना कालखंड में आप देखेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान ने बढ़ चढ़ करके नेपाल की मदद की। वहाँ से जब इधर आने की बात हुई तो उसको तत्कालिक कुछ दिन के लिए रोका गया कि भाई कोरोना का पीरियड है, प्रिकॉशन के तहत इसको जो है सो रोका जाए, नहीं तो यहाँ उधर से अगर इधर आएंगे लोग तो इधर भी स्प्रेड होगा और इधर से भी उधर जाएंगे तो स्प्रेड होगा। इसको देखते हुए उसको पूरी तरह से उसमें प्रतिबंध लगाया गया कुछ दिनों के लिए। तो वह भी माने एहतियात के तौर पर, ऐसे कोई आवश्यक काम होता था तो वो जाते थे। वो उसमें ऐसा नहीं होता था कि जैसे और किसी देश के साथ में जो कोरोना कालखंड में पूरी तरह से प्रतिबंध था। तो प्रतिबंध थे यहाँ, लेकिन बावजूद इसके सबको, जो जैसे हिंदुस्तान के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको सारा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था कोरोना कालखंड में। उसी तरह की व्यवस्था नेपाल और भारत के बीच में कोरोना कालखंड के दौरान भी हुई। नंबर एक। नंबर दो बात कि सिर्फ उतना ही नहीं, आप देखिएगा कोरोना के समय में जो टीकाकरण हुआ, वह टीकाकरण भी, उसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी थी। मैक्सिमम लोगों को जो टीका है उसका लाभ दिया गया। एक वहाँ डॉक्टर्स की टीम तक गई, वहाँ डॉक्टर्स की टीम ने भी जा करके वहाँ पर बेहतर इलाज किया। वहाँ पर सब कुछ जितना भी भारत सरकार से बन पड़ा वह पूरी तरह से वहाँ पर नेपाल के लिए समर्पित रही। एक तरह से देखा जाए तो यही है बेटी रोटी का संबंध, जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सिर्फ सुख के समय नहीं, दुख के समय जब कोई आदमी खड़ा होता है, वही होता है अपना। और अपना और पराया का पहचान भी इसी से होता है। अगर मान लीजिए हम लोग यहीं पर हैं, अगर दुख के समय में आप नहीं मेरे साथ खड़ा रहेंगे तो फिर वो अपनत्व तो नहीं हुआ, वो अपनापन नहीं हुआ, वो अपने लोग नहीं हुए। जो मेरे गैर भी हैं, अगर दुख के समय खड़ा हुए तो वही मेरे अपने हुए। तो भारत ने इसको एक मिसाल पेश किया है नेपाल के साथ कि कैसे हम जो है सो आपके सुख और दुख दोनों के समय में खड़ा रहते हैं पूरी मजबूती के साथ, और सारे चीज़ को, नॉर्म्स को पालन करते हुए। यह सबसे बड़ा दूसरे देश को सीखना चाहिए भारत से कि किस तरह भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, नेपाल के साथ किस तरह का बेहतर तालमेल बना करके और हर सुख दुख में खड़ा रहता है। यह एक सीखने वाला, अनुकरणीय चीज़ है ये। ऐसा नहीं है कि कोई हम और आप बैठ के बात कर लें आज तो वो बात खत्म होगी, लेकिन यह तो पन्नों में लिखा हुआ है, यह देखा जा सकता है। वहाँ जाने के बाद अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो पूजा पद्धति भी देखिए,
नेपाल में क्या है, नेपाल की जो पूजा पद्धति है, नेपाल में जो लोग पूजा करते हैं वो हम जैसे आपके यहाँ पूजा होती है उसी तरह से पूजा वहाँ होती है। तो सब कुछ है वहाँ पर, जो हिंदुस्तान में है वही नेपाल में है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हम नेपाल में प्रवेश कर गए हैं। जब नेपाल जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम नेपाल में प्रवेश कर गए। तो यही है बेटी रोटी का संबंध, यही है प्रगाढ़ता और यही है आत्मीयता। जी आपने सही कहा। जो मित्र है, जो सच्चा मित्र है, वो सुख में तो साथ होता ही है, दुख में अगर वो साथ हो तो सही मायने में वो सच्चा मित्र है। अपनापन अगर दिखाए तो वो सही मायने में एक सच्चा साथी है। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार रहा है भारत नेपाल का संबंध जो रहा है, उस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐतिहासिक और धार्मिक की जहाँ तक बात है तो आप देखिएगा, एक छोटा सा मिसाल आपको देते हैं। आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल में आपको मिलेगा वहाँ पे टिकुली। जो महिलाएं हिंदुस्तान में या भारतीय मूल की महिलाएं, भारत के लोग, भारतीय महिलाएं जो टिकुली लगाती हैं यहाँ पे अपने सुहाग का प्रतीक, वो टिकुली और सिंदूर, वहाँ पर आपको हर जगह नेपाल में महिलाएं आपको टिकुली लगाती मिलेंगी, सिंदूर लगाती मिलेंगी, चूड़ी पहनती मिलेंगी। तो यह एक सांस्कृतिक जो धरोहर कह लें या एक सांस्कृतिक ये कह लें, तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उतना ही नहीं, अब जैसे आप शादी विवाह भी जैसे हम लोग उसको देखिएगा, तो शादी विवाह का जो रिचुअल्स जो यहाँ पे हिंदुस्तान में हम लोग करते हैं, वही रिचुअल्स वहाँ पर भी होता है। और तो इसलिए वो सांस्कृतिक रूप से अगर आप देखेंगे, पूजा पद्धति में क्या है, पूजा पद्धति में आप देखिए बाबा वहाँ पर जो हैं पशुपतिनाथ, इतना विशाल भव्य है। और वहाँ देखिए लाखों लोग जाते हैं, इधर से उधर से लोग पूजा करते हैं। तो रोज़ आए दिन वहाँ तो पशुपतिनाथ का मंदिर वहाँ पर ऐतिहासिक, वहाँ की पूजा पद्धति आप देखिए उसी तरह से वहाँ पर चंदन का लेप, ये वो जितना जो आप अपने यहाँ देखते हैं वही वहाँ। तो सांस्कृतिक और पूजा पद्धति भी वहाँ पर हम लोगों का सब कुछ एक ही जैसा है। कहीं आपको इससे इतर आपको देखने को नहीं मिलेगा वहाँ। और रही बात, आपको वहाँ पर आप देखिएगा बच्चा का मुंडन संस्कार भी वहाँ होता है। बच्चे का जैसे यहाँ पर मुंडन संस्कार होता है, उसी तरह से वहाँ पर भी मुंडन संस्कार होता है। उसी तरह से अन्य जो शादी विवाह में जैसे विवाह हो गया और फिर कुछ दिन बाद लड़कियाँ घर में रहीं फिर चली जाती, तो वह सब भी प्रथा है वहाँ। जैसे यहाँ पर है, शादी विवाह के बाद यहाँ पर भी लड़कियाँ आती हैं अपने मायके, फिर यहाँ से जाती हैं। तो वह सारा कुछ वही व्यवस्था, वही सिस्टम, वही माने पद्धति, पूजा से लेकर के सारा कुछ आपको देखिएगा कि वही सब कुछ रिचुअल्स फॉलो होता है जो यहाँ पर है। तो कहीं भी नहीं आपको देखने से लगेगा नेपाल में कि वहाँ पर हम किसी दूसरे देश में, प्रदेश में, कहीं दूसरे जगह स्थान पर आए हैं। तो यह एक बहुत ही माने आत्मीयता का बोध होता है। आत्मीयता इतना ही से नहीं, आप देखिएगा माने बातचीत व्यवहार भी आप देखिएगा, ठीक है वहाँ पे थोड़ा सा टंग उधर का थोड़ा सा दूसरे तरह का है, लेकिन वह तो रहते रहते कहीं पर भी अपने देश में भी आप दूसरे जगह जाएंगे, चेन्नई में जाएंगे तो वहाँ का भी टंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये बिहार में ही अगर आप कहीं दूसरे जगह स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको तो वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन वहाँ पर संस्कृति और पूजा पाठ जितना भी रिचुअल्स है सब कुछ एक जैसा, एक समान है। कहीं कोई वहाँ पर इधर से उधर नहीं होता है। जी, अगर खान पान की भी बात करें तो काफ़ी हद तक जो देखा जाता है भारत और नेपाल में बहुत अलग नहीं है। अगर हम योजनाओं की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, तो उसमें भी भारत ने कई जो है वो सहायता प्रदान की है। किस तरह की सहायता भारत द्वारा प्रदान की गई है शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, खान पान यहाँ भारत का और नेपाल का दोनों का एक है। जब आपको हम बता रहे हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से सब हम लोग एक हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सब कुछ वहाँ पर है में एक ही है। वहाँ पर खान पान भी जिस तरह रोटी चावल दाल हम लोग खाते हैं वैसी रोटी चावल दाल, सब कुछ जो हम लोग इधर खाते हैं वो उधर खान पान भी एक ही है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने वहाँ पर बहुत योगदान दिया है। आप देखिएगा एक से एक स्कूल, आप स्कूलों में चले जाइए, वहाँ के सरकारी विद्यालयों में आप चले जाएं, आप सरकारी विद्यालयों में जाएंगे आप देखेंगे कि मैक्सिमम टीचर जो हैं, शिक्षक जो कह लें, गुरु जी कह लें, वो हिंदुस्तान के ही आपको मिलेंगे। खास करके आप जो सो सीमावर्ती इलाका जो है उसमें तो मैक्सिमम मैंने यहीं के लोग हैं। उसके अलावा ऊपर में आप चले जाएंगे, ऊपर में भी हम वहाँ गए थे, ऊपर में भी वहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था, वहाँ पर शिक्षा में वहाँ पर बहुत ही गुणात्मक सुधार हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। वह उसका मूल कारण है
कि हिंदुस्तान का वहाँ पर शिक्षा के लिए वहाँ के बच्चों को मैक्सिमम जो बच्चियाँ हैं उनको पढ़ाना। और आप स्कूल कॉलेज में देखेंगे, स्कूल कॉलेज में वहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी अभी खोली गई है। उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप जा कर के देखिएगा किस तरह से तकनीकी शिक्षा की जानकारी, अब जैसे स्टार्टअप यहाँ पर है तो वो स्टार्टअप भी वहाँ पर शुरू किया गया है। तो वह एक नई सोच, नई दिशा की ओर नेपाल को ले जाने का प्रयास है। और वहाँ के लोगों की सहभागिता भी बढ़ चढ़ करके हो रही है। जो भी योजना वहाँ पे चल रही है उसमें जो भी स्टार्टअप की जैसे बात है, स्किल इंडिया जिसे यहाँ पर चल रहा है, उसका नाम थोड़ा सा उसका चेंज है, लेकिन उसी तरह से वहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के बेहतरी के लिए कई सारी योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं। और शिक्षा, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में तो हाल के दिनों में आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पर भी है। टेक्नोलॉजी वाले इस तरह से आप विश्वविद्यालय में चले जाइए, विश्वविद्यालय में भी वहाँ का पाठ्यक्रम भी आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम अभी आपको देखने से लगेगा कि हिंदुस्तान का ही पाठ्यक्रम वहाँ पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर कुछ अलग उससे इतर आपको वहाँ का पाठ्यक्रम दिखाई पड़ेगा। सब कुछ नेपाल में हिंदुस्तान के जैसा ही वहाँ चलता है। और शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर हाल के दिनों में अब वहाँ पर देखिए आँख के क्षेत्र में बताते हैं, आँख जो मेडिकल साइंस के मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर देखिए आँख का जो इलाज होता है वो बहुत ही सस्ते दर पर, बहुत ही मोतियाबिंद का या कहले या किसी का कहले तो वो बहुत सस्ते दर पर वहाँ इलाज होता है और बेहतर इलाज होता है। यहीं के चिकित्सक वहाँ रहते हैं, वहाँ पे नौकरी मिली हुई है, वहाँ के चिकित्सक लोग हैं। तो सब मिला जुला करके आप देखिएगा बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ, और जो कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा वो हम नहीं समझते हैं किसी दूसरे कंट्री में आप जाइएगा तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन, समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर चीज़ लगता ही नहीं है कि वो दूसरे मुल्क में, आप दूसरे देश में, प्रदेश में आप चले आए। अगर हाल की बात करें, हाल ही में भारत नेपाल में जो अहम 6 करार हुए हैं और कई मुद्दों पर सहमति बनी है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, नरेंद्र मोदी, जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके कालखंड में आप देखेंगे तो वो उनका नेपाल में जो है सो पाँचवां दौरा संभवतः रहा है जी। हाल के दिनों में। तो यह एक बड़ी बात है, किसी भी, यह सीखने वाली बात है। हम बार बार कह रहे हैं, यह सीखने वाली, दूसरे मुल्कों को सीखना चाहिए कि किस तरह से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो प्रधानमंत्री, माने देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे रेगुलर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं नेपाल का। और सिर्फ विजिट करना ही, सिर्फ दौरा ही उनका नहीं होता है, दौरे का पीछे बहुत सारे तैयारियां होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसको अमली जामा पहनाया जाता है। और वह क्यों है? नेपाल की बेहतरी के लिए। नेपाल की बेहतरी के साथ साथ हिंदुस्तान और नेपाल का ये जो संबंध हो और प्रगाढ़ हो, और यह मैसेज पूरे विश्व में माने लाउड एंड क्लियर हो, इसके लिए ही नरेंद्र मोदी इस दिशा में कवायद उनकी है लगातार। अभी देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि वहाँ नेपाल में आप देखिएगा कि पनबिजली, कैसे पानी से बिजली का उत्पादन, यही मूल रूप से है उसका। तो अब वेस्टेज ऑफ, जैसे वाटर का कोई दिन भर पानी है वहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो उससे पनबिजली का यह एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में ही पहले हुआ। उसको, उसी योजना को वहाँ अमली जामा पहनाया गया। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जाकर के इस दिशा में बात की। अब देखिए वहाँ पर कितना, वहाँ पे पनबिजली का वहाँ पे उत्पादन हो रहा है। उससे क्या है, वहाँ पे जो पहले मान लीजिए किसी रिमोट एरिया में आप चले जाते हैं, आपको वहाँ पर रोशनी नहीं मिलती, वहाँ पे उस पनबिजली से वहाँ रोशनी का उत्पादन हो रहा है और रोशनी वहाँ पर मिल रही है। गांव के गांव वहाँ पर लाइटेड हो रहे हैं, नंबर 1। उसके बाद से उससे वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, उससे आर्थिक रूप से सबलता भी मिली। निश्चित तौर पर अगर यदि वहाँ से पनबिजली से अगर यदि आप उत्पादन कर रहे हैं तो एनर्जी अगर मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि है नेपाल की। तो इसमें ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कवायद कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ती है वहाँ। उसके अलावा आप चलिए वहाँ पर रोड, जो सीमावर्ती इलाका है भारत नेपाल का, उसमें जो सीमावर्ती इलाका में क्या होता था कि वो एक तो कि पेट्रोलिंग करने में सुविधा, नंबर 2 आवागमन की सुविधा। तो यह सब चीज़ को देखते हुए जो एरिया होता है, बॉर्डर एरिया, उसमें पेट्रोलिंग SSB की वहाँ तैनाती भी है, आज से नहीं, जब से वो लंबे समय से वहाँ। तो SSB का
डिप्लॉयमेंट ही इसीलिए हुआ है कि बॉर्डर पर, तो वो एसएसबी वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, तो उसकी पेट्रोलिंग की सुविधा को भी ध्यान में रख करके सड़क का निर्माण तेज गति से हुआ है कुछ क्षेत्र में और हो भी रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर आप देखिएगा पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद से वहाँ पर पेट्रोलियम की दिशा में भी वहाँ पर बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वयन की गई हैं, तो वह एक बहुत बेहतर ढंग से वहाँ पर काम हो रहा है। सड़क, पेट्रोलियम, शिक्षा, आपको बताया ही हम शिक्षा के क्षेत्र में भी, तो यह सब मिलाकर के पनबिजली, तो यह सब जितनी भी आपको योजनाएं दिखाई पड़ रही हैं, अब देखिए, अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी वहाँ पर कदम बढ़ाया गया है कि कैसे वहाँ पर जो इलाका है, कैसे वहाँ का उत्पादन, वहाँ के लोग उत्पादन कर सके, कैसे आत्मनिर्भर बन सके, तो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की दिशा में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं वहाँ पर। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के समय में लोग कहते थे, देखते थे कि भाई प्रधानमंत्री का दौरा 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार क्या हो रहा है, कभी आज तक इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। तो यह एक अपने आप में एक मिसाल है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना और दूसरे देश के लिए एक एक पहलू पर माने विचार करना, किस तरह से वहाँ पर मजबूती हो नेपाल का। तो इसीलिए हम कहते भी हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जो हिंदुस्तान है, भारत है आपका, उसके वो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी। तो वो उनका चिंतन सिर्फ आपके देश के लिए ही, अपने देश के लिए नहीं, दूसरे अन्य मुल्कों के लिए, विशेषकर पड़ोसी मुल्कों के लिए विशेष तौर पर रहता है, और वह इस दिशा में दिखाई भी पड़ रही है नेपाल के साथ में, जो हिंदुस्तान के संबंध हाल के दिनों में बेहतर हुए हैं, बने हैं। सर, अगर बात करें रेल सेवा की, रेल सेवा समझौते की बात करें तो वो भी अभी करार किए गए, उसके बारे में आप बताइए, किस तरह की सेवा, कैसे शुरुआत हुई, क्या है उसके बारे में आप बताएं। भारत नेपाल के मैत्री संबंध को इस तरह से और प्रगाढ़ता जब मिलती है, आप देखेंगे कि किस तरह से रेल सेवाएं शुरू की गई हैं उस दिशा में, और जो सो लाइन को उसको डबल किया जा रहा है, वो उस दिशा में काम भी चल रही है। सरकार जो है सो केंद्र की सरकार वो उस दिशा में काम कर, और नेपाल का जो पोर्शन है उस दिशा में भी यहाँ के कारीगर मिस्त्री जो भी हों, जो टेक्नीशियन हैं, जो टेक्निकल जानकार हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जनकपुर से उस दिशा में काम नेपाल तक जाएगी। उसके अलावा उतना ही नहीं है, रेल ट्रैक ही नहीं, आप देखिएगा कि बस सेवा भी शुरू की गई है नेपाल से। पटना से, अब देखिए पटना से शुरू, नेपाल से बस सेवा शुरू की गई है, तो यात्रियों के लिए हर सुविधा दी जा रही है। और पटना ही नहीं, पटना से आप आगे चलेंगे तो आप, हमको लगता है कि रांची से भी बस की सेवा पटना होते हुए नेपाल जाती है। ठीक है, अभी शुरुआती दौर है, उतने जितने ग्राहक मिलेंगे तभी वो बस सेवा भी बेहतर हो, लेकिन सुविधाएं पूरी तरह से दी जा रही हैं। ट्रेन सेवा कह लें, बस सेवा कह लें, तो परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे आप देखिएगा, और जब उसको ट्रैक का विस्तार हो जाएगा तब तो आपको नेपाल और बिहार में आना जाना, माने जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह एक प्रदेश में जाते हैं, उस तरह से उसी तरह से नेपाल और में बिहार आना एकदम संभव हो जाएगा। और वो संभव वैसे भी है, लेकिन अब तो मोटरसाइकिल से लोग जैसे चले आते हैं, मोटरसाइकिल से नेपाल से लोग बैठे और मोटरसाइकिल से चले आए, मार्केटिंग किए, चले गए, फिर यहाँ से इधर के लोग गए, वहाँ नेपाल में अपना खरीदारी किए, चले आए। तो यह अब रेलवे से भी जो उससे होगा कि ढुलाई जो है सो सस्ते दर पे हो सकेगी। अब जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल से, कार से जो मान लीजिए वो खर्चा बढ़ता है, 4 रुपये की जगह 10 रुपया होता है, तो वह ट्रेन से जो ही हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम वो हल्का हो जाएगा। तो इसी दिशा में केंद्र सरकार इसी दिशा में पहल कर भी रही है, और इस दिशा में तेज़ी से काम होगा। पहले यात्री सेवा बेहतर हो जाए, उसके बाद से गुड्स ट्रेन भी हमारी समझ से चलाने की योजना है केंद्र सरकार की, कि किस तरह से चले। इस पर नेपाल से संभवतः बात भी हुई है। तो यह सब बहुत, आप देखिएगा कि इतना ही नहीं, आप अगर थोड़ा सा भी अगर यदि नेपाल और हिंदुस्तान के साथ में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम इशू होता है, तो उसको तुरंत बॉर्डरिंग एरिया के जो कंसर्न अधिकारी हैं, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो दोनों कंट्री के लोग जा करके बात करते हैं। और यह एक बहुत अच्छी पहल है। छोटा सा भी अगर यदि कोई घटना दुर्घटना हो गई या कोई बात ऐसी अहम बात हो गई, तो दोनों कंट्री के, दोनों देश के लोग मिल बैठ के बात करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं, जो कि एक अच्छी पहल मानी जाएगी। ऐसा आपको कहीं दूसरे जगह देखने को नहीं मिलेगा।
अगर प्रगाढ़ता की बात करें तो भारत नेपाल का जो संबंध रहा है पहले और अब में कितना अंतर अभी देखने को मिलता है, जो रिश्ते हैं और कितनी मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रिश्ते की, भारत और नेपाल के रिश्ते की प्रगाढ़ता का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का दौरा रेगुलर वे में नेपाल में हो रहा है। तो यह एक, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी प्रगाढ़ता है वहाँ। तो अब रही तो दौरा सिर्फ दिखावे के लिए दौरा तो होता नहीं है, दौरे के पीछे बहुत सारा एजेंडा होता है। तो जिस एजेंडा को कार्य रूप देने की बात है, क्रियान्वयन की बात है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और न कर सकता है। यह बात हम कई दफ़ा कई जगहों पर बोलते रहते हैं कि वह, और दिखाई भी पड़ता है वो। आप देखिएगा कि अब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो जो हम आपको बताए कि पेट्रोलियम, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वहाँ पर परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है नेपाल में, तो यह प्रधानमंत्री के दौरे का ही फलाफल है। और इससे सिर्फ उसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, यह रिश्ते भी और प्रगाढ़ हुए हिंदुस्तान और भारत के। तो यह प्रगाढ़ता आपको दर्शाता है कि अब जैसे पहले हम लोग बात करते थे कि पूर्व में रोटी बेटी का संबंध, तो रोटी बेटी से संबंध से ही कोई चीज़ तो वो नहीं हो जाएगा। संबंध तो यहाँ पर भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ करते हैं, हम लोग भी वहाँ, तो वो उससे नहीं होगा बेटी रोटी के संबंध। उसको और मजबूती कैसे हो, उस दिशा में लोग कैसे एक दूसरे से और कनेक्टेड फील करें, कनेक्शन में बने रहें। तो इसके लिए आर्थिक रूप से भी सबलता बहुत ज़रूरी है। तो वह नरेंद्र मोदी का ही देन है, प्रधानमंत्री का, कि आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में उन्होंने कई कदम उठाए, जिसमें हमने आपको बताया पेट्रोलियम, सड़क, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उन्होंने कदम उठाया। और वही आप देखिए कि पहले यहाँ के प्रधानमंत्री तो जाते ही नहीं थे। अगर हम बात करें पूर्व की, तो वो जब नहीं जाते थे तो निश्चित तौर पर, और अब नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने लगा तो निश्चित तौर पर वही परिवर्तन दिखाई पड़ा आपको। वह परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि आपको धरातल पर दिखाई पड़ रहा है, हिंदुस्तान में भी और नेपाल में भी। और यह आने वाले समय में आप देखिएगा कि वो कि किस तरह से नेपाल और भारत, आपको पता, अब देखिए नेपाल, एक चीज़ इसको समझना पड़ेगा और भी, अगर हम समझें नेपाल के जो भी यंग युवा लड़के हैं, आप वो देखिएगा कि मैक्सिमम उसको फोर्स में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पुलिस बल में यहाँ पर उसकी नियुक्ति होती है, सेना में उसकी नियुक्ति होती है। तो वो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हमारी समझ से, और होता भी है। देख भी रहे हैं कि नेपाली गोरखा रेजिमेंट यहाँ पे है, कई बटालियन है यहाँ पर, तो वो इस सब टाइप का, तो इससे और प्रगाढ़ता हो रही है जी। और ये इससे आर्थिक रूप से सबलता भी मिल रही है वैसे लोगों को, और वह मजबूती की ओर, निश्चित तौर पर नेपाल मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कवायद से ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बेहतरी का प्रयास है नेपाल के संबंध में, उसी से हो रहा है जी। रवि जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो आप ज़रूर दें। देखिए, संदेश हमारी ओर से यही होगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ मैत्रीवत सब तरह से संबंध, जो प्रगाढ़ता की ओर उनका जो पहल है, वह उसी का फलाफल है कि आज नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ पूरी तरह से हर चीज़ में साथ चल रहे हैं। तो यह एक बहुत मजबूती के दिशा में उनका कदम है। और हम चाहेंगे कि इस तरह से एक वो जो पैमाना सेट कर, एक जो उन्होंने चित्र बनाया है, वह चित्र जो सब लोग एक्सेप्ट करें और वो एक मिसाल बने वो आने वाले समय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को भारत नेपाल संबंध के बारे में तमाम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल के जो रिश्ते हैं वो किस तरह दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल की जो विकास योजनाएं हैं उन पर हमने पूरी चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, एक नए पहलू की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त और हमारी पूरी टीम को भी दीजिए इजाज़त। और आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।